हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज रिफ्रेश्ड। आज के इस वीडियो में हम खिलाफत आंदोलन पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। महात्मा गांधी द्वारा किए गए विभिन्न आंदोलनों की सीरीज में चंपारण आंदोलन, खेरा आंदोलन, ये दो आंदोलन के वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाए हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे खिलाफत आंदोलन पे, खिलाफत मूवमेंट पे, जो कि 1919 से लेकर 1922 के बीच में हुआ था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आंदोलन के कारण क्या थे, आखिर परिस्थितियां क्या थी जिसके कारण भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ, आंदोलन की प्रगति कैसे हुई और गांधी जी का नेतृत्व कैसा रहा, और लास्ट में हम देखेंगे कि इस आंदोलन के परिणाम क्या हुए थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि खिलाफत का अर्थ क्या होता है। खिलाफत खिलाफत का मतलब है विरोध करना। विरोध करना किसका विरोध करना? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। यानी कि खिलाफत आंदोलन में ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जा रहा था। तो आखिर ऐसी परिस्थितियां क्या रही थी जिसके कारण भारत में ये खिलाफत आंदोलन हुए? बहुत सारे उस समय घटनाएं घटित हो रही थी, क्रमानुसार घटित हो रही थी, जिसके कारण लोगों के मन में आक्रोश था। सबसे पहले तो था, अगर मैं आपको बताऊं तो रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट जिसे कि न अपील, न दलील और न वकील वाला कानून कहा जाता था। क्या कहा जाता था? न अपील, न दलील और न वकील। यानी कि बिना किसी पर मुकदमा चलाए और बिना किसी को सजा मिले, अगर ब्रिटिश सरकार चाहती तो किसी को जेल में डाल सकती थी। जेल में डाल दिया जाता था बिना कोई सजा मिले भी। जिसको मन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती तो रॉलेट एक्ट के तहत जेल के अंदर डाल देती थी, उनको सजा दे देती थी। और इसी रॉलेट एक्ट के द्वारा सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसका विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में बहुत बड़ी संख्या में जनता एकत्रित हुई थी और वहां पे ब्रिटिश जनरल जो थे डायर, उनके द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई जिससे लगभग 400 लोग मारे गए थे। तो सेकंड जो रीजन था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल इन दोनों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जनता एकत्रित हुई थी। जिस समय वहां के जो जनरल थे, जनरल डायर, उसने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई थी, गोलियां चलवाने का आदेश दिया था, जिसमें गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार 400 लोग मारे गए थे, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 400 लोग मारे गए थे। और उस पर भी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक कमीशन का गठन किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जिसको हंटर कमीशन कहा जाता है। हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो जनरल डायर को क्लीन चिट दिया। कहा कि जनरल डायर की कोई गलती नहीं थी। और उस पर से ब्रिटिश संसद ने भी जनरल डायर का ही सपोर्ट किया और ब्रिटेन की जनता की सहानुभूति भी जनरल डायर के ही प्रति थी। वो दोषी मान ही नहीं रही थी जनरल डायर को कि इतने सारे निहत्थी भीड़ को उसने मौत के घाट उतार दिया। तो इससे भारत के लोगों के मन में आक्रोश था ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति। तो ये दो रीजन थे। और 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था जुलाई 1914 से लेकर नवंबर 1918। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उस समय भारत
के लोगों ने और भारतीय मुसलमानों ने भी स्पेशली ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था। जो भी तरह की मदद चाहिए थी वो दी थी, विरोध नहीं किया। उनको उम्मीद थी कि जो भारत को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ये कहा कि इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम स्वशासन देंगे, सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। और मुस्लिम से भी ये वादा किया कि जो खलीफा का पद है उसको समाप्त नहीं किया जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा सा डिटेल मैं आपको दूं कि ये दो पावर थे, इसमें दो ग्रुप था। एक तो था अलाइड पावर एंड सेकेंड था सेंट्रल पावर। अलाइड पावर में थे ब्रिटेन, रसिया, यूएसए, ये और भी देश थे, तो ये और फ्रांस, ये मेन थे। और भी बहुत सारे देश थे। और सेंट्रल पावर में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की। इसी तुर्की के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसी के साथ एक संधि की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तुर्की जो उस समय का जो तुर्की था वो ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था। और ऑटोमन एम्पायर में बहुत सारे देश थे, जैसे सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, बल्गारिया, इजिप्ट, इराक, ये सारे देश आते थे। तो सेंट्रल पावर, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर हार गई थी और अलाइड पावर जीत गई थी। और ब्रिटेन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तभी ये बार बार कह रहा था कि अगर अलाइड पावर जीती तो तुर्की का क्या किया जाएगा, विभाजन कर दिया जाएगा। यानी कि ऑटोमन एम्पायर का विभाजन किया जाएगा, विभाजन कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि ऑटोमन एम्पायर में कौन कौन से देश थे। ऑटोमन एम्पायर में यूक्रेन के कुछ पार्ट, ग्रीस के कुछ पार्ट, इटली के कुछ पार्ट, हंगरी, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इजराइल, लीबिया, मोरक्को, रोमानिया, जॉर्डन और बहुत सारे देश आते थे, जिसमें रूस के भी कुछ पार्ट थे, यानी कि रसिया के भी। ये सारे जो आप पार्ट देख रहे हैं, इजिप्ट, मिस्र जिसे कहते हैं, मिस्र भी कहते हैं, ये सभी पार्ट ऑटोमन एम्पायर के अंडर आते थे। और ऑटोमन एम्पायर का गठन 1299 में तुर्किस कबीले के लोगों ने किया था। यानी तुर्की कबीले के जो मेन था वो ऑटोमन एम्पायर का वो तुर्की था। तुर्किस कबीले के लोगों ने इसका गठन किया था ऑटोमन एम्पायर का, इसलिए ज्यादा वर्चस्व ऑटोमन एम्पायर पर तुर्की का था। और तुर्की का जो सुल्तान था, सुल्तान जो होता था तुर्की का, उसको खलीफा कहा जाता था। खलीफा, और खलीफा जो थे वो मुस्लिम्स के सबसे बड़े राजनैतिक प्लस धार्मिक नेता हुआ करते थे। यानी कि तुर्की के जो सुल्तान थे, जिसे खलीफा कहा जाता था, वो मुस्लिम्स के सबसे बड़े राजनीतिक और धार्मिक नेता थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल पावर हार गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और अलाइड पावर जीत गई थी। तो जब सेंट्रल पावर हार गई तो तुर्की सेंट्रल पावर में था। तो तुर्की के साथ एक ट्रीटी की गई थी, संधि की गई थी, जिसे ट्रीटी ऑफ सेवर्स भी कहा जाता है। ये 1920 में की गई थी। सेवर्स की संधि की गई थी तुर्की के साथ 1920 ईस्वी में। इसके अंतर्गत ब्रिटेन ने कहा कि खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाएगा और ऑटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया जाएगा। अब ऑटोमन एम्पायर नहीं रहेगा और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। जिसके कारण मुस्लिम जो थे उनके मन में आक्रोश था, उनके मन में था कि इससे इस्लाम धर्म संकट में आ जाएगा और जो होली प्लेसेस थे मुस्लिम्स के, मक्का, मदीना, वो सब संकट में आ जाएंगे। तो इसके लिए भी लोगों के मन में एक असंतोष था। ये भी खिलाफत आंदोलन का एक कारण बना। सबसे मुख्य कारण मैं कह सकती हूँ कि यही था मुख्य कारण यही था, ऑटोमन एम्पायर का विभाजन और खलीफा के पद को समाप्त करना। बाकी तो सारे बैकग्राउंड में चल ही रहे थे।
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करने के लिए भारत की जनता ने और भारत के मुस्लिम्स ने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी का गठन किया गया जिसको कि खिलाफत कमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध किया गया था। 1919 की शुरुआत में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और इसका जो गठन वो मुख्य रूप से इसके बहुत सारे सदस्य थे, जिसमें अली बंधु मेन थे। अली बंधु में मोहम्मद अली, ये दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो मेन थे। अली बंधुओं ने खिलाफत कमेटी का गठन किया जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इसके अलावा अली बंधु के अलावा हकीम अजमल खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी, ये सभी मुख्य सदस्य थे खिलाफत कमेटी के। बाकी के भी अन्य बहुत सारे सदस्य थे। और खिलाफत कमेटी ने एक कॉन्फ्रेंस किया, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। गांधी जी को इसके अध्यक्ष बनाने का सबसे मुख्य कारण था कि गांधी जी ने सफलतापूर्वक चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। इसलिए एक बड़ा चेहरा खिलाफत कमेटी चाहती थी कि हो, इसलिए गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और महात्मा गांधी ने भी ये सोचा कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सुनहरा अवसर है, आजादी की जो हमारी लड़ाई है उसको गति मिलेगी, इसलिए उन्होंने भी इसमें शामिल होना स्वीकार किया। तो इसी ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा इंग्लैंड में, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। तो प्रधानमंत्री जो थे उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक प्रतिनिधि मंडल गया भारत की ओर से, खिलाफत कॉन्फ्रेंस की ओर से, खिलाफत कमेटी की ओर से, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसकी मांगों को नहीं स्वीकार किया। तो फिर महात्मा गांधी ने कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार नहीं मानी तो हम असहयोग आंदोलन करेंगे। असहयोग किसके साथ करेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ असहयोग करेंगे, मतलब किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन किसका हुआ? कांग्रेस का। उसमें असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। किसकी रूपरेखा तैयार की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं कि असहयोग आंदोलन की रूपरेखा कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी। तो असहयोग आंदोलन की रूपरेखा जो तैयार की गई थी वो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में तैयार की गई थी। रूपरेखा तैयार की गई थी असहयोग की। तो असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई और भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। यानी कि असहयोग आंदोलन जो हुआ वो खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में खड़ा हुआ था भारत में। और असहयोग आंदोलन पर डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगी अलग से, उसमें बहुत कुछ डिस्कशन करने के लिए, तो अलग से मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी, जल्दी ही मैं वो भी अपलोड करूंगी, आप वेट कीजिएगा। तो मैंने बताया आपको कि कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई और भारत में पूरा बहुत बृहद पैमाने पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। जगह जगह बहुत कुछ हुआ, उस पर डिटेल मैंने बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं डिटेल में इस पर डिस्कशन करूंगी बाद में। और लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि 1922 ईस्वी के आते आते खिलाफत आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ने लगा।
कमजोर पड़ने लगा भारत में। कमजोर पड़ने लगा क्योंकि सरकार की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बातचीत का अभाव था। सरकार बातचीत कर ही नहीं रही थी, लोग आंदोलन कर रहे थे, सरकार कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही थी। कोई इंटरेस्ट दिखाती तो लोगों में भी उत्साह आता कि चलो आंदोलन को और तीव्र करते, लेकिन शिथिल पड़ी थी गवर्नमेंट, सुनने के लिए कुछ तैयार ही नहीं थी। तो धीरे धीरे जो एनर्जी थी वो खत्म होने लगी। और जब एनर्जी तो खत्म होने लगी और धीरे धीरे जब नवंबर 1922 ईस्वी में तुर्की के एक युवा नेता, तुर्की के नेता मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की की जनता के ही सहयोग से, जनता के सहयोग से खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। यानी कि तुर्की की जनता ने ही खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। तो भारत में खिलाफत आंदोलन का औचित्य धीरे धीरे समाप्त हुआ। तुर्की के नेता मुस्तफा कमाल पाशा कब किया था? 1922 ईस्वी में। नवंबर 1922 ईस्वी में तुर्की के एक युवा नेता मुस्तफा कमाल पाशा ने ही जनता के सहयोग से खलीफा को उसके पद से हटा दिया और खलीफा के पद को ही समाप्त किया और तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। पहले वो मुस्लिम कंट्री था, लेकिन उसे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया और बहुत सारे सुधार किए, महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए, जैसे कि बुर्का पहनती थी महिलाएं पहले, उन सब चीजों को खत्म कर दिया। तो भारत में फिर खिलाफत आंदोलन का कोई औचित्य ही नहीं रहा और धीरे धीरे यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। लेकिन भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुआ उसका अपने आप में भारत की राजनीति में और भारत की आजादी की लड़ाई में अपना एक बहुत महत्व है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन ही पहला आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुस्लिम एकता देखने को मिली। बढ़ चढ़ कर हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हो, लेकिन खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम ने एक साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार का विरोध किया और कांग्रेस की तरफ मुस्लिम का झुकाव हुआ। उसके पहले मुस्लिम्स कांग्रेस में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन जब कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया, सपोर्ट किया, बोला कि हाँ ये आंदोलन होना चाहिए, तो मुस्लिम भी इंटरेस्ट लेने लगे और बहुत संख्या में कांग्रेस में मुस्लिम्स शामिल भी हुए। और इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा और किसान, व्यापारी सभी शामिल हुए। तो एक मास मूवमेंट देखने को मिला इस आंदोलन में। तो इस तरह हम कहते हैं कि खिलाफत आंदोलन सफल तो नहीं हो सका, लेकिन भारत की आजादी की लड़ाई को एक दिशा प्रदान की, एक गति प्रदान की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, असहयोग आंदोलन भी खिलाफत आंदोलन से ही जुड़ा है और असहयोग आंदोलन पर मैं एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगी और जल्दी ही उसे भी मैं अपलोड करूंगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आपका कोई सजेशन है, कोई सलाह है आपकी, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।